जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखी गई है और 3 महीने से पहले ख़त्म कर दी जाएगी। तो आज चैप्टर नंबर 11 पे हम लोग पहुंच चुके हैं और इसमें आपका स्वागत है। देखिए, टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे हम आते हैं कि आज हमें इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। लेकिन अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर ये जो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स दोनों चीज़ें ना पूछी गई हों। मतलब ये आप समझें कि पूरी फर्स्ट बुक में से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम कई भागों में पढ़ेंगे, लगभग 3 या 4 क्लासेस में पढ़ेंगे। इसकी आज जो पहली क्लास है, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें पढ़ना है धारा के प्रकार। अभी तक केवल हम लोग धारा पढ़ा करते थे, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे धारा के प्रकार। उनमें से मात्र 2 धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा। अच्छा, कई धाराएं होती हैं, उनमें से जो 2 अभी मुख्यतः पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो प्रत्यवर्ती धारा और इसके अलावा दिष्ट धारा के बारे में पढ़ेंगे। जब आप ये जान जाएंगे कि प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या होती है, फिर आपको पढ़ना है प्रत्यवर्ती धारा से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कि कुछ ऐसी हैं परिभाषाएं जो बहुत बार पूछी गई हैं। जैसे कि आप धारा का महत्तम मान पूछ सकते हैं, या आपसे इसके अलावा महत्तम मान को हम शिखर मान के नाम से भी जानते हैं, या फिर शिखर मान को ही हम आयाम के नाम से जानते हैं। अगर ऐसी चीजें पूछती हैं, इसका मतलब ये सारी चीजें सेम है। चाहे वो शिखर मान पूछा जाए, या धारा का आयाम पूछा जाए, या फिर महत्तम मान पूछा जाए, तीनों के तीनों सेम है। जब ये आप पढ़ लेंगे तो फिर आप आवर्तकाल के बारे में जानेंगे। आवर्तकाल पढ़ने के बाद आप आवृत्ति के बारे में जान लेंगे। आवृत्ति के बाद यहाँ पर एक चौथा ऐड कर लो। यहाँ पर चौथे नंबर पे आप कला के बारे में जानेंगे। इट्स नॉट आर्ट, दिस इज अ फेज, है ना। वो फेज जो हम लोग कहते हैं ना, फेज कितना है, घर का एक फेज चला गया, वो फेज होता है, फेस वाला नहीं, फेज। ये आर्ट की बात नहीं होगी, ये फेज वाले कला की बात होगी। तो मैं लिख देता हूँ, ये फेज है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जब ये पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर की पहली मुख्य भूमिका निभाने वाला डेरिवेशन जो है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष के परितः घूमती हुई कुंडली के सिरों पर कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न होता है, यहीं से स्टार्ट होते हैं समीकरण के बनना। तो यहाँ से ये पहले लिख दिया गया है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मतलब आप ये समझिए कि हाँ ये है, क्योंकि इस चैप्टर की बुनियाद में सबसे पहला इसी का योगदान है। अगर ये ना हो, इससे डेरिवेशन का जो व्यंजक ना निकले, तो चैप्टर हम नहीं पढ़ सकते और चैप्टर बेकार है। और इसकी कोई भी क्लास अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो ये पूरा चैप्टर नहीं आएगा, ये मैं पहले से ही बता देता हूँ। तो इसमें आप डेंजरस थिंग का चिन्ह बना लीजिए, ताकि हर एक दिन इसे क्लास अटेंड करो। कोई भी दिन अगर बीच में आप छोड़ते हैं, पूरा चैप्टर नहीं आएगा। इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये मैंने पहले ही बता दिया कि आपको क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम धारा के प्रकार से। चलो, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं धारा के प्रकार। धारा के प्रकार में हमें मात्र 2 तरह की धाराओं के बारे में पढ़ना है, वो लिखी है। पहले किसके बारे में पढ़ना है, प्रत्यवर्ती धारा, और दूसरा दिष्ट धारा के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रत्यवर्ती धारा के बारे में। प्रत्यवर्ती धारा, सुनो सर, प्रत्यावर्ती को भागों में तोड़कर समझ लो तो थोड़ा सा आसान लगेगा। प्रत्यावर्ती को अगर समझो तो प्रति आवर्ती कर लो, प्रति आवर्ती, तो इसको मिला दो तो प्रत्यावर्ती। अब संधि विच्छेद मुझे इतना नहीं आता, ठीक है, हिंदी के तुम ग्रामर रूल्स ना यूज करने लगना, बस आप समझ लो प्रति आवर्ती कर लो। मतलब प्रति का मतलब हर एक बार, है ना, एक के बाद जो चक्कर लगाए बार बार दोहराए, मतलब एक बार, प्रति का मतलब एक होता है, तो एक क्रियाकलाप के बाद फिर ऐसा हो कि वही आवर्ती का मतलब दोहराना, है ना। एक क्रियाकलाप जो करें, थोड़ी देर बाद जब वो पूरा हो जाए फिर से उसी को दोहराए, फिर से उसी को दोहराए, इस तरह की जो चीज होगी उसका नाम क्या होता है, प्रत्यावर्ती। और ये क्या है, धारा। तो इसका मतलब ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा, अच्छा यहाँ पर धारा कैसे ली जाएगी,
सदिश राशि, ये भी डिटेल में बता दी जाएगी क्यों ली जाएगी। फिलहाल अभी यहाँ पर आप समझिए जरा, धारा की बात करते हैं तो आपको ये बताना है कि ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ साथ बदले लेकिन एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः उसी परिमाण और उसी की दिशा के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, तो ऐसी धारा का नाम क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा। और आपने ये पढ़ा होगा कि जब ऐसे कभी भी कोई बात आती है, जब वहां पर हम लोग तरंग पढ़ रहे थे, कहाँ, फर्स्ट ईयर में, तो तरंग वाले चैप्टर में आपने खूब पढ़ा होगा कि अगर ये डिजाइन अगर आपने बनाई होगी, ये वाली, ऐसे वाली, ऐसे करके बनाई थी, अब ये अच्छी नहीं बनी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस आप समझ लीजिए, ऐसे ऐसे डिजाइन बनाए तो आपसे बताया गया होगा कि देखो यहां से इस पॉइंट से यहां तक को कहते हैं आधा चक्र। कितना चक्र? आधा चक्र। फिर इधर वाला ये क्या हो गया? आधा चक्र। तो आधा आधा मिलकर कितना हो गया टोटल? एक। तो ये और ये मिलकर एक बनाए है ना। तो देखो ये वाले स्टार्टिंग, इस पूरे चक्र की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? ऊपर की ओर हुई थी कि नहीं? ये देखो ऊपर की ओर हुई थी। तो जैसे ये पूरा आधा चक्र यहाँ, फिर आधा चक्र यहाँ स्टार्ट होने के बाद खत्म हुआ टोटल, तो बताओ फिर जो दूसरा स्टार्ट हुआ तो देखो फिर से ऊपर की ही ओर स्टार्ट है कि नहीं? बताओ, समझ आया? तो एक चक्र लगाने के बाद फिर से अपनी ही दिशा में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो इस तरह की इसमें भी काम आता है, यही तरंग इसमें भी बना देना है। समझे? तो प्रत्यावर्ती धारा कुछ ऐसे ही चलती है, प्रत्यावर्ती धारा कुछ ऐसे ही चलती है। पर ऐसे ही क्यों चलती है वो एक समीकरण बनाएंगे, उसके हिसाब से हम बता देंगे। क्योंकि ये साइन का ग्राफ पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, फलन अगर साइन एक्स है तो उसका ग्राफ ही यही बनता है। तो इसके इसके जो समीकरण निकालेंगे ना आगे, तो उसमें साइन थीटा आता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, उसका ग्राफ ही कुछ ऐसा बनता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ ऐसा ही क्यों बनता है? क्योंकि जब इसका हम इक्वेशन निकालते हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी करके निकालेंगे, तो जो साइन आता है ना वही अपना ग्राफ इस वजह से ऐसे बनाता है। तो जो भी परिवर्तन होंगे साइन के अकॉर्डिंग होते हैं, तो साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, इस वजह से प्रत्यावर्ती धारा को भी ऐसे बनाते हैं। ये बातें ध्यान रखनी। तो बताओ जरा, अच्छा देखो समझना जरा, इसमें कैसे बताओगे कि परिमाण में और दिशा में परिवर्तन होता है? तो इसके लिए एक बड़ा सा ग्राफ बनाते हैं और एक एक केवल ये ऐसे और ऐसे करने के बाद ये लो, एक केवल चक्र बनाया मैंने इतना। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ये एक्स अक्ष होती है कि नहीं बताएं? अगर इसको पीछे की ओर बढ़ा दें तो ये एक्स का दूसरा सिरा हो गया, ये ऊपर वाला वाई होता है, नीचे वाला वाई डैश मान लो। समझ गए? अब देखो जरा ध्यान से, ये मूल बिंदु इसको मान लो कि ये ओरिजिन है ओ पॉइंट। अगर मैं आपसे बात ये करूं कि इस जगह पर बताओ धारा कहाँ है, तो आप कहोगे कि इस पॉइंट पर एक्स में धारा का मान इतना है और वाई में कितना है? बताओ, इतना है ना। तो देखो एक्स में इतनी चली है, वाई में इतनी चल गई। फिर ऐसे ही समझो जरा, जब इस पॉइंट पर पहुंचेंगे आप, एक्स में तो इतनी चली, वाई में कितनी चली? इतनी, यहां से यहां तक, ऐसे समझते हैं। जब ये धारा यहां पहुंचेगी, ये एक्स में इतनी चलेगी और वाई में चल रही है। जब ये धारा यहाँ पहुंची होगी तो देखो फिर एक्स में इधर इतनी चली होगी और वाई की तरफ इधर इतनी चली होगी। फिर ऐसे ही जब ये धारा यहाँ पर पहुंची होगी, इसको आराम से समझना, क्योंकि यहीं से इस चैप्टर की स्टार्टिंग, अगर ये बात ना समझ आई तो फिर आप कभी समझ ना पाओगे प्रत्यावर्ती धारा क्या है, क्यों है, कैसे है। तो अगर मैं इस जगह की बात करता हूँ तो यहाँ पर धारा का एक्स की लाइन में मान इधर है, एक्स वाली लाइन इधर देख रहे हैं ना, तो इस पे एक्स का मान पता करते हैं और यहाँ पर वाई का मान पता करते हैं। अब इसी चक्कर से आपको ये पता चला होगा कि एक ही पॉइंट पर धारा के मान अलग अलग हो रहे हैं कि नहीं, एक्स और वाई पर हो रहे हैं कि नहीं। देखो इसका इधर यहाँ, इसका इधर यहाँ, इसका इधर यहाँ, इसका यहाँ इधर, तो परिमाण बदल रहे हैं। परिमाण का मतलब बिंदु बदल दो, हमेशा किसी का एक्स कॉमा वाई होते हैं कि नहीं पॉइंट के निर्देशांक। तो यहाँ बिंदु के निर्देशांक कुछ अलग होंगे, यहाँ कुछ अलग होंगे, यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ। तो स्थिति क्या हो रही, लगातार बदल रही है। इसके परिमाण और दिशा देखो बदल रही है, यहाँ पर ऐसे कुछ, यहाँ पर इधर की ओर हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे ऐसे मुड़ रही ना। तो देखो इसको कहते हैं परिमाण में भी परिवर्तन होता है और दिशा में भी। अच्छा ये ऐसा परिवर्तन भी क्यों होगा? क्योंकि आप एक साइन के बारे में अभी थोड़ी सी बात समझ लीजिए, केवल साइन थीटा के बारे में जानिए। किसके बारे में? साइन थीटा। और यहाँ पर आप थीटा लिखिए और साइन थीटा, कुछ मैं मान आपके सामने लिख रहा हूँ और इनको समझते चलिए। फिर इन सब का यूज कहाँ करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा।
देखो सर, अगर मैं बात करता हूँ 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, थोड़ी देर के लिए आराम से सीख लें, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। साइन जब थीटा का 0 मान लोगे ना, तो उस समय साइन का मान आता है 0। कितना आता है? 0। जब आप साइन 30 अंश का मान लेंगे, उस समय जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आती है। जब आप साइन 45 अंश के मान की बात कर रहे होंगे तो 1/√2 आती है। फिर जब साइन 60 अंश की मान की बात करते हैं तो √3/2 आती है। वैसे जब साइन 90 अंश की मान की बात करते हैं तो 1 आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही, तो आप बोलोगे 0 से निकली और अधिकतम कहां तक पहुंची? 1 तक पहुंची। इस अंतराल में कितने? π/2 अंतराल में। कितने में? π/2, मतलब 0 से 90 अंश। 90 को π/2 लिखते हैं ना, तो ये 0 से 90 अंश के बीच में। अगर ये बताओ साइन का मान कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से 1 तक। ऐसे ही आपको पता हो भी होगा ना, इनवर्स फंक्शन में पढ़ा होगा, 0 से 1 तक इसकी वैल्यू चली जाती है, चली जाती है। अब यहां से एक बात समझना जरा, अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखना सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर आती है? साइन 90 अंश पे। कितने पे? 90। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ, ये एक पॉइंट है और आपने क्या किया कि यहाँ पर ऐसे एक ऐसे प्रकार रख, ये प्रकार की नोक रखी, ये पेंसिल ऐसे फंसाई और ऐसे इसको घुमा दिया, मतलब कुल मिलाकर ऐसे घुमा दिया। तो बताओ ये कितना कोण बना देगा? बताओ कितना बनाएगा? 180। एक अर्ध चक्र अपने ऊपर कितना कोण बनाता है? 180। मतलब इस यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल हुआ ये वाला, ये कितना है टोटल? 180 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल बताओ, तो आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का एंगल 180। 180, 0 और 180 के बीच में क्या 90 पड़ेगा? बताओ, 90 पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हम इसको अगर 0 लिखें, इसको अगर हम 180 लिख दें, तो यहाँ पर कितना लिखना होगा? अब एक बार चेक करो जरा, क्या ये जो पॉइंट है ये सबसे ऊंचा पॉइंट नहीं दिख रहा है? बताओ, है कि नहीं? तो देख लो, बिल्कुल साइन का ग्राफ ही तो चल रहा है। देखो साइन 0 से, देखो जब 0 से लेकर चलोगे 90 की तरफ, तो लगातार क्या होता है मान? बताओ, बढ़ता जाता है। लगातार क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 90 से 180 के बीच, तो दूसरे कॉलम में वापस से घटता जाता है, वापस से घटता जाता है। तो देखो 90 में सबसे ज्यादा होता है, इधर से इधर की ओर बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। π/2 के पास सबसे अधिकतम हुआ कि नहीं ऊंचाई? और 90 से 180 वाले के बीच में देखो लगातार क्या होता जाता है? बताओ, घटता जा रहा है। क्यों घटता जाता है, क्या आपको पता है? क्योंकि हम कहेंगे 90 और 180, जब 90 से ऊपर जाता है साइन, 90 जो साइन थीटा है वो 90 से आगे बढ़ता है और 180 तक जाता है, तो ये जो साइन है ना, कॉस में अल्टरनेट चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट होता है इधर, इधर 0 से 90 और इधर 90 से 180। तो ये बताना कि जो साइन होता है इसमें पॉजिटिव तो देती है वैल्यू, ये पॉजिटिव देगा, लेकिन क्या हो जाता है? इसका मान बदल जाता है, फलन चेंज हो जाता है। साइन किस में बदल जाता है? कॉस में। तो कॉस के अपोजिट मान होते हैं, कॉस के अपोजिट होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस की वैल्यू बता दो, तो जैसे बस 2 ही मान केवल याद कर लो, यहाँ थोड़ी देर के लिए, याद भी नहीं कर रहे, बस केवल समझ लो मेरे साथ, ताकि जब मैं आपसे पूछूं तो आपको ये ना लगे कि नहीं नई चीज़ है, ऐसा महसूस हो कि नहीं हाँ हमने पढ़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा 0 में, तो इधर से मान रखो 1। फिर कॉस 30 अंश का मान तो इधर से रखो, √3/2। फिर इधर कॉस 45 का 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। क्या ऐसा नहीं लग रहा जो इधर से है कॉस में वो इधर से मान लिए गए कि नहीं? तो देखो जब हम 90 के ऊपर जाएंगे तो कौन मिल जाएगा? कॉस। तो कॉस सबसे पहले बड़ी वैल्यू देगा कि नहीं देगा? तभी देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है? सबसे ऊंचाई पर। फिर इसके बाद लगातार लगातार घटते घटते कहाँ पहुंच जाएंगे हम? शून्य की ओर, अगले 90 अंश तक। तो 90 से 90 यहाँ आएंगे तब तो 180 मिलेगा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक आते आते देखो फिर से किसके सामने आ गए? बोलो, आगे कि नहीं आगे? तो ये समझ आया? तो इस तरह से आपको याद रखनी है कि ये जो ग्राफ इस वजह से बनता है ऐसा, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ इस वजह से ऐसा बनता है क्योंकि इसकी इक्वेशन में जब हम हल करेंगे उसमें साइन का फलन आता है। किसका फलन? साइन का। और साइन पहले 90 अंश तक लगातार 0 से इंक्रीज होता चला जाता है और फिर 90 से 180 के बीच कॉस में बदलता चला जाता है, तो फिर से उसका मान घटता चला जाता है, फिर 0 में रुक जाता है। तो अब यहाँ पर से आपको ये बातें समझ आई होंगी। और बताओ इसका परिमाण लगातार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बताओ, अगर एंगल के हिसाब से साइन का परिमाण बदल रहा है तो जाहिर सी बात है प्रत्यावर्ती धारा का भी परिमाण
बदलेगा क्योंकि उसमें क्या आएगा, साइन आएगा। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बस यही बात है। और दिशा तो देख ही रहे, पहले यहाँ फिर यहाँ, ऐसे ऐसे बदलती चली जाएंगी। अब मैं लिखता हूँ और सारी चीजें आपको नोट कर लेंगे। लिखते हैं, ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा, दिशा समय के साथ साथ बदले, समय के साथ साथ बदले, बदले लेकिन एक निश्चित समयांतराल के बाद, समयांतराल के बाद, के बाद वह उसी परिमाण और दिशा के साथ दिशा के साथ पुनरावृत्ति करें, करें। तो ऐसी धारा को करे, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। उम्मीद है कि ये सबको समझ आ गई होगी। कौन सी धारा? ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा, दो ही चीजें याद रखो, परिमाण और दिशा समय के साथ साथ बदल जाए और निश्चित समयांतराल के बाद फिर से उसी परिमाण और उसी दिशा के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो जाए। ऐसी धारा का नाम क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा। अब देखो इसकी डिजाइन मैं इधर बना देता हूँ, छोटी सी बना रहा हूँ, अपने आप से समझ लेना और बना लेना। देखो ये पॉइंट जीरो या ओ मान लो। अब देखो ऐसे निकलेगी, ऐसे जाएगी, अच्छा देखो जरा ध्यान से, ये जीरो से निकली थी, ये पाई पर पहुंची, ये सॉरी पाई पर, और ये 360 पहुंचेगा ना, 80 80, 180 180 360। और इसके बाद देखो एक चक्कर पूरा हुआ, फिर से ये देखो अपने उसी जीरो के सामने से फिर से ऊपर की ओर स्टार्ट कर रही। तो इसको कहते हैं कि निश्चित समय अंतराल के बाद, मतलब एक चक्कर के बाद फिर से वो अपनी डायरेक्शन में आएगी उसी परिमाण के साथ। मतलब जीरो से स्टार्ट होती है तो जीरो से फिर स्टार्ट होगी। ऐसी धारा का नाम क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा। तो ये हो गई प्रत्यावर्ती धारा की दिशा। अब इसको हम बता सकते हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा डायरेक्शन है और ये है टाइम टी। ऐसे बढ़ रहा है टाइम, समय ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे धारा चलती जाएगी। अगली बात, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए दिष्ट धारा क्या होती है? दिष्ट धारा, दिष्ट का मतलब होता है एक ही ओर चलती रहने वाली धारा। दिष्ट का मतलब एक ही ओर चलने वाली, मतलब जिसके परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन ना हो। ऐसी धारा जिसके समय के साथ, जिसमें परिमाण और उसकी दिशा में कोई परिवर्तन ना हो। ऐसी धारा जिसके परिमाण और दिशा में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, उसका नाम दिष्ट धारा। ऐसी धारा, ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ साथ ना बदले, ना बदले, अर्थात वह समदिशिक बनी रहे।
उसे दिष्ट धारा कहते हैं। ये लो, इसका चित्र कैसे बनाएंगे आप? इसका चित्र ऐसे बना लेंगे जैसे कि ये है पूरा। अब देखो ये तो अक्ष हो गई, ये टाइम की डायरेक्शन है, ये टाइम की डायरेक्शन, ये टी बढ़ रहा है मान लो ऐसे, ठीक है, आगे की ओर ये ओ पॉइंट। अब धारा है, वो धारा की लाइन ये है, ये धारा है। तो बताओ ये सीधे एक ही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है? देखो यहाँ पर देखो, जैसे तुम समझो जरा, अगर इस पॉइंट पर देखो तब भी ये यहीं पर है, इस पॉइंट पर देखो इसी सामने इसी सामने इसी सामने, मतलब एक समदिशिक है, कोई दिशा चेंज हो रही है नहीं, एक्स अक्ष की ओर है ना, तो जिसमें कोई, जिसकी मान लो कि दिशा में कोई परिवर्तन ना हो, समदिशिक बनी रहे, उसी का नाम क्या हो जाता है? दिष्ट धारा। बस ये ऐसे याद रखना, वो प्रत्यावर्ती धारा, ये दिष्ट धारा, इसकी कोई जरूरत नहीं। इस चैप्टर में पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे अब प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित। तो ये यहां तक आपने पढ़ लिया कि धारा के प्रकार दो होते, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। अब बात करते हैं हम इसके आगे की। अब प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आपको पढ़नी होंगी। इससे पहले ये आप पढ़ें, मैं एक साइकिल के बारे में सिखा देता हूं। एक साइकिल, साइकिल के बारे में सीखेंगे हम सभी लोग। चलो अब इधर आ जाओ थोड़ा सा, बढ़िया है। तो एक साइकिल के बारे में सीख लेते हैं। साइकिल बहुत ही अच्छी चीज होती है, चलाने वाली साइकिल की बात नहीं होगी यहाँ पर, लेकिन मैं समझाऊंगा उसी से। देखो जरा, अगर एक साइकिल की मैं बात करता हूँ तो साइकिल में पहिए याद रखना, बिना पहिए की कोई साइकिल नहीं मानी जाती, तो आपको बस पहिया याद रखना है। पहिए को दो हिस्से में काट सकते हो, तो देखना जरा, अगर एक पहिया ऐसे हो जाए, ये पहिए का आधा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा, ये दोनों मिला दोगे तभी मान लो एक साइकिल का निर्माण होगा। पहियों की बात हो रही, केवल पहियों की। तो बस आपको ये बातें याद रखना है कि अगर ये है तो इसमें कितने अर्ध चक्र जोड़े गए हैं। तो आप कहोगे कि यहां से अगर ये मिड पॉइंट अगर हम काट लें तो एक ये ऊपर की ओर अर्ध चक्र है और दूसरा इधर की ओर अर्ध चक्र है, तो दो अर्ध चक्र मिल जाते हैं तब एक पहिया बनता है, और एक पहिया ही साइकिल को डिनोट करता है, बस आपको याद रखना। तो एक साइकिल क्या होती है, तो आप कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा के दो अर्ध चक्रों को, दो अर्ध चक्र जब पूर्ण कर लेती है तो उसे एक साइकिल कहते हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा एक दो अर्ध चक्र, पहला और आगे वाला दूसरा, ऐसे बना कैसे होता है, देखो इधर ये और ये दो अर्ध चक्र हुए। तो जब प्रत्यावर्ती धारा ऐसा करे कि ये यहां से यूं जाए एक, ठीक, फिर इसके बाद यहां से यूं आ जाए दो, दो अर्ध चक्र हो गए। जब प्रत्यावर्ती धारा एक अपने दो अर्ध चक्र पूरे कर लेती है, क्रमागत दो अर्ध चक्र पूरे कर लेती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एक साइकिल। तो याद हो गई साइकिल क्या होती है। चलो आ जाओ लिखते हैं यहां पर। जब प्रत्यावर्ती धारा जब प्रत्यावर्ती धारा अपने दो अर्ध चक्र पूरे कर लेती है तो उसे एक साइकिल कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक साइकिल के, तो दिमाग में आपके क्या आना चाहिए, दो अर्ध चक्र, पूरे पूरे दो अर्ध, पहला और दूसरा, ये दो अर्ध चक्र मिला करके एक साइकिल। ठीक है, ये बातें याद रखनी। अब आते हैं
प्रत्यावर्ती धारा का इधर मैं चित्र बनाता हूं जैसे चलती है, और फिर सारी चीजें मैं इधर आपको समझा देता हूं। देखिए जरा ध्यान से समझना है आपको। प्रत्यावर्ती धारा, पहली बार ये पहला अर्धचक्र, दूसरा अर्धचक्र, बस दो ही अर्धचक्र की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर समझना जरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए जरा, ये वाला पॉइंट क्या सबसे अधिकतम वाला था, सबसे हाई पॉइंट था? यहाँ तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसी का नाम शिखर बिंदु होता है। क्या नाम होता है, बोलो? शिखर बिंदु। भाई एक बताओ, एक बात, ये अगर पहाड़ है, इसके सबसे ऊपरी पॉइंट पर पहुंच गए तो शिखर बिंदु कहोगे कि नहीं कहोगे? तो हाँ बिल्कुल सही बात है, शिखर बिंदु। तो अगर ये शिखर बिंदु है और ये प्रत्यावर्ती धारा का चित्र बना है, तो ये धारा यहाँ पर जब पहुंचेगी तो धारा का शिखर बिंदु मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो धारा का शिखर मान होगा यहाँ पर। तो बस यही बात है कि प्रत्यावर्ती धारा जिन बिंदुओं पर सबसे अधिकतम मान देती है उसे धारा का शिखर मान कहते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जिन बिंदु पर सबसे अधिक मान देती है उसे धारा का शिखर मान कहते हैं। डेफिनेशन थोड़ा सा और मोड़ सकते हैं अपने हिसाब से, बशर्ते अभी आपको ये समझना है कि चीजें क्या मैं समझाने वाला हूं वो आपको समझ आनी चाहिए। और धारा के शिखर मान को आई नॉट से डिनोट करते हैं। धारा के शिखर मान को आई नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, एक बार यहां पर अधिकतम होगी, क्या आप कह नहीं सकते कि दूसरी, जब दूसरी तरफ हम लोग जा रहे होंगे, भाई ये ऊपर, ऊपर साइड में, ये नीचे साइड में है, तो कुल मिलाकर ये ध्यान से समझो तो ये ये अलग दिशा है और ये अलग डायरेक्शन है। जब डायरेक्शन अलग चेंज हो रही, पहले अर्धचक्र में यहाँ पर अधिकतम, दूसरे अर्धचक्र में यहाँ। भाई ये बताओ, ये डिजाइन ऐसे है, तो ये अगर लेयर हुई तो सबसे अधिकतम पॉइंट यही तो गहराई होगी, तो है तो मान सबसे अधिकतम ही, तो यहाँ पर भी अधिकतम होगा। तो इस पॉइंट का भी नाम, यहाँ पर जो धारा आएगी उसका भी नाम आई नॉट होगा। बस इनकी डायरेक्शन, ये ऊपर साइड ये नीचे साइड अधिकतम है। तो याद रखो, हम इसकी डेफिनेशन दूसरी तरह से मोड़कर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा अपने एक पूर्ण साइकिल के दौरान, देखो यहां से आधा चक्र, यहां से आधा चक्र, एक साइकिल बना। प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण साइकिल के दौरान जिन दो बिंदुओं पर सबसे अधिकतम मान देती है उसे धारा का शिखर मान या आयाम या महत्तम मान कहते हैं। समझ गए? एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट, जहां पर धारा का सबसे ज्यादा मान होगा। तो याद रखना, प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण साइकिल के दौरान जिन दो बिंदुओं पर अधिकतम मान देती है उसका नाम धारा का शिखर मान, आयाम या महत्तम मान कहते हैं। चलो, आ जाओ लिखते हैं। पहली डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और कोशिश करते हैं बड़े प्यार से इसको समझें। हम सबसे पहले बात करते हैं धारा का महत्तम मान। नंबर वन डेफिनेशन है, और है धारा का महत्तम मान। सुनो जरा, अब धारा का महत्तम मान क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण साइकिल के दौरान, एक पूर्ण साइकिल के दौरान के दौरान जिन दो बिंदुओं पर अधिकतम होती है, होती है उस मान को, उस मान को धारा का शिखर मान, धारा का महत्तम मान, शिखर मान या आयाम कहते हैं।
मान या आयाम के। ये इस तरह से आपने जान लिया कि धारा का महत्तम मान क्या होता है। उम्मीद है कि बड़े प्यार से आपको समझ आया होगा भाई। ये एक पूर्ण साइकिल थी। इस पॉइंट पर ही अधिकतम है, क्योंकि यही ऊपर की ओर ये सबसे अधिकतम पॉइंट, नीचे की ओर ये सबसे गहराई वाला पॉइंट, तो इन्हीं दो बिंदु पर सबसे अधिक हो सकती है, और इसी का नाम होता है धारा का महत्तम मान, शिखर मान या आयाम। अगली डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। और कौन सा पढ़ रहे हैं आपको? आवर्त काल के बारे में जरा ध्यान से समझ। अच्छा लिख दूं मैं, इसे आई नॉट कहते हैं, इसे आई नॉट से दर्शाते हैं। अब यहीं पर मैं बात कर लेता हूं आवर्त काल की। ये रहा आवर्त काल, इसके बारे में आप जानेंगे और बहुत ही आसान है। सुनिए जरा, आवर्त काल होता क्या है बताओ? होता क्या है? जब देखो सर, ये आपको पता चक्र है, चक्र पूरे कर रही है, चक्र पूरे कर रही है, क्या पूरे कर रही है बोलो? चक्र। तो चक्र जब पूरे करे तो आपको सर्कल इमेजिन कर लेना है। ये एक सर्कल है और यहाँ पर ये पॉइंट है मान लो, ठीक है। अब कोई व्यक्ति यहाँ से चला, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे, तो आधा चक्र इस पॉइंट पर, फिर और ऐसे घूम जाए तो आधा आधा मिलकर एक चक्र, पूरा एक चक्र घूमा। तो जब ये घूम रहा है ऐसे, एक चक्र पूरा घूमा, तो कुल कितना कोण बनाएगा? 360 डिग्री। कितने का? 360। 360 डिग्री को ही हम कहते हैं 2 पाई। रेडियन में कितना कहते हैं? 2 पाई। तो सुनना जरा, आपने क्या पढ़ा था आवर्तकाल? जैसे कि वृत्तीय गति में पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में, कि कोई कण या वस्तु, या कोई कह सकते हो, पिंड कह सकते हो, एक अपना एक चक्र पूरा करने में, वृत्ताकार मार्ग का एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ पर चक्र का नाम क्या? साइकिल आपने नहीं पढ़ा है? एक साइकिल नहीं पढ़ा है? देखो जरा, अर्धचक्र पूरे करती, 2 अर्धचक्र मतलब एक पूरी साइकिल। तो बताओ, एक साइकिल हो गया। तो जो चक्र था उसी का नाम हम लोग यहाँ पर साइकिल पढ़ेंगे। तो हम क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा अपनी एक पूर्ण साइकिल, अपनी एक साइकिल को पूर्ण करने में जितना समय लेती है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। फिर से एक बार सुनो, प्रत्यावर्ती धारा है, ये मान लो अपना आधा चक्र, अगला आधा चक्र, एक साइकिल हो गई। तो प्रत्यावर्ती धारा अपना एक चक्र या एक साइकिल पूर्ण करने में, एक साइकिल पूर्ण करने में जितना समय लेती है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा अपनी एक साइकिल पूर्ण करने में जितना समय लेती है जितना समय लेती है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। अब सुनो सरा, आवर्तकाल को हम किससे डिनोट करेंगे बोलो? टी से। किससे डिनोट करेंगे? टी से। और टी बराबर क्या बनेगा? समय क्या होता है बताओ? ये समय लिखा मैंने, आवर्तकाल मतलब समय की बात होगी बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब देखो, दूरी
एक बात समझो जरा, ध्यान से मेरी बात समझना। जब कोई व्यक्ति चक्र को पूरा करता है, एक सर्कल इमेजिन करना है, तो बताओ वो कोण के हिसाब से चलता है कि नहीं? तो बोलो जी बिल्कुल कोण के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर जो दूरी ली जाएगी वो कोण के हिसाब से, और एक पूरा कोण 360 का डिग्री कोण बनाता है, मतलब 2 पाई का, तो यहाँ 2 पाई। चाल, चाल क्या वी वेग ले ले? नहीं, गलत बातें हैं। वी हम तब लेते हैं जब कोई सरल रेखीय पथ पर गति कर रहा हो। यहाँ पर भाई साहब वो घूम रहे कोण के हिसाब से, तो यहाँ पर वेग भी लिया जाएगा, तो कोणीय वेग लिया जाएगा, मतलब ओमेगा। समझ आ गया? तो टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ से इस बात को आप नोट कर लीजिए एक बार कि टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ये क्लियर हो जाता है यहाँ तक? उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बड़े प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से समझ आ रहा होगा। ये लो। अब मैं बात करता हूँ आवृत्ति की। आवृत्ति की बात करता हूँ। यहां पर समझिए जरा कि ये तीसरी डेफिनेशन है आवृत्ति। अब आवृत्ति क्या होती है? क्या आपको पता है आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं? आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल का अपोजिट होता है। तो इसको लिखने के लिए आप क्या कहोगे? देखो, ये प्रत्यावर्ती धारा एक साइकिल जितने समय में पूरी करती, एक साइकिल एक चक्र जितने समय में पूरा करे उस समय का नाम आवर्तकाल। और लेकिन ऐसा हो कि अब एक साइकिल थी, तो अब इस बार एक समय ले लो, मतलब 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में जितनी साइकिलें पूरी कर दो, उल्टा कर दो, एक साइकिल जितना समय, तो अब कर दो 1 सेकंड और जितनी साइकिल। समझ गए बातें? तो प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितनी साइकिलें पूरी कर लेती है उनकी संख्या का नाम क्या होता है? आवृत्ति। प्रत्यावर्ती धारा। 1 सेकंड में जितनी साइकिलें पूरी करती है उनकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग डेफिनेशन होती है आवृत्ति की। यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा के लिए बनाई गई है। और ये लिख दूं मैं इसे शॉर्ट में? यह आवर्तकाल का अपोजिट होता है। यह आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। होती है, लिख लो। चलो, अब आ जाते हैं, बात करते हैं। मैंने कहा जो आवृत्ति इस फ्रीक्वेंसी को या तो आप एन से यूज कर लें या तो फिर एफ से डिनोट कर लें। तो आप एन से भी डिनोट कर सकते हैं, आप एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये क्या होती है? 1/t के बराबर होती है। आवर्तकाल का अपोजिट व्युत्क्रम। तो बताओ, उल्टा करोगे तो आवर्तकाल 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा/2 पाई। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। यहां से ये चीज हो गई क्लियर। एक चीज और आपको पढ़नी थी जो मैंने चौथी ऐड कराई थी, उसको भी आपको भूलना नहीं, कला। चौथी हेडलाइन है आपके पास, कला। कला क्या बताती, सुनो जरा। कला हमें ये बताएगी कि प्रत्यावर्ती धारा किसी क्षण या किसी समय उसकी दिशा क्या है और उसकी स्थिति कहाँ पर है, वो ये बता दी। कला का मेन काम ये बताना कि उसकी दिशा और उसकी स्थिति क्या है, ये बता देना। किसका काम? कला का। तो लिखता हूँ, कला किसी क्षण प्रत्यावर्ती
धारा की दिशा अथवा स्थिति का निर्धारण करती है। अब कला को हम फाई से डिनोट कर लेते हैं, ये याद रखना। शॉर्ट में लिख दिया। यहां तक उम्मीद है कि बड़े प्यार से आपको समझ आई होगी। मैं इसे सेव करता हूँ। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लीजिए, हो गया काम। अब आगे सुनो जरा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रत्यावर्ती धारा, फिर दिष्ट धारा क्या होती है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। लेकिन यहीं पर अगर आ जाए प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आपका खेल खत्म? नहीं। जब तक मैं हूं तो सब कुछ काम आप आसानी से करेंगे। देखिए जरा, मैं आपसे कहता हूं प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है, इसको भी पढ़ना है आपको। प्रत्यावर्ती वोल्टेज, अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा सेम कंडीशन है, कोई अंतर नहीं। जहां धारा थी वहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज शब्द छोड़ देना है। तो क्या लिखेंगे? ऐसा वोल्टेज, ऐसा वोल्टेज किसका परिमाण और दिशा समय के साथ साथ बदले, परंतु एक निश्चित समय अंतराल के बदले, परंतु एक निश्चित समय अंतराल के बाद वह उसी परिमाण परिमाण और दिशा के साथ पुनरावृत्ति करे, उसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। उसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। इस समझ आ ही गया होगा अब तक, क्योंकि इसमें और इसमें कुछ खास अंतर नहीं है, केवल धारा और यहाँ पर वोल्टेज। डिजाइन सेम बना लीजिए जैसे उसमें बनाए थे। बस इस बार ये जो है, ये पॉइंट ओ है, ये टाइम नीचे की ओर, ये आगे की ओर टाइम की डायरेक्शन है। और ये जो बस ये है, ये वी है, ये वी है वोल्टेज। ग्राफ किसका है? वोल्टेज का। आगे क्रियाकलाप हम और जानेंगे, ठीक है। यहाँ से कंप्लीट होता है। अब मेन डेरिवेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो इस चैप्टर की बुनियाद है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो चैप्टर, ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, इसे आप हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। और हाँ, यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया होगा, यहाँ पर खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं मैं हंसी मजाक करा दूँ, आपका मन बहला दूँ, तो ये आपके हिसाब से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा काम नहीं हो सकता। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, तो आप बने रह सकते हैं। जैसे मैं सीरियस होकर पढ़ाता हूँ, क्योंकि टाइम बर्बाद करना मुझे पसंद नहीं है। वरना आज अगर आपने हर दिन टाइम बर्बाद किया, जैसे एक मुझे इंग्लिश में मैंने खुद से लाइन लिखी थी, इफ यू लॉस योर टाइम, टाइम लॉस यू वन डे। अगर आप अपने समय को खोते हो तो समय एक दिन आपको जरूर खो देगा। तो ध्यान रखो इस बात को।
समय आज जितना है उसे अपने लिए बचा कर रखो और समय रहते सारे काम करना सीखो, क्योंकि हर एक व्यक्ति काम तो सब करते हैं। भाई देखो, कोई पढ़ता है, ठीक है, आप भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ सक्सेस हो जाते हैं, कुछ सक्सेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि टाइम हो सकता है उन्होंने स्टार्ट किया हो पढ़ना, बशर्ते वो टाइम के बाद की हो। तो इस बात को ध्यान रखो, कोई भी काम समय रहते ही करना सबसे अच्छा होता है। वैसे ही मेरा भी काम है कि मेरे पास ये बहलाने और फुसलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आता हूँ सीधे डायरेक्ट आपसे बात करता हूँ 1 मिनट, इसके बाद अपने इसमें लग जाता हूँ। हाँ, अगर कभी ऊब जाओ तो मैं ये सच्चाई सच्चाई आपके सामने पेश कर देता हूँ, ताकि आपको याद रखे कि नहीं, ये चीज़ें जितनी भी हैं वास्तव में टाइम बर्बाद करने की चीज़ें नहीं है भाई, ये है पढ़ने की चीज़ें। पढ़ो, क्या इसमें मैं बहला दूँ फुसला दूँ आपको, है खिलवाड़ कर दूँ इसमें, रील्स खिसकवा दूँ तो फिर कैसे? यार मतलब ये कि आपको मन लगा कर पढ़ना चाहिए। जिसके लिए आप बने हो वो काम करके दिखाओ। भरोसा किया गया है, आपके घर वालों ने, हम लोगों ने आप पर भरोसा जताया है कि नहीं आप कुछ बनकर दिखाओगे। यकीन मानो, आप इतना मन लगा दो कि मैं खुद ही कहूँ कि यार वास्तव में वो बंदा था ना, इंटरेस्टिंग था, गजब का था, क्या नॉलेज था उसके पास, और आज वो बन के तैयार हो गया। है ना? तो ऐसा आपको करना है, और ये धीरे धीरे ही हो पाती है चीज़ें, एक साथ नहीं बदलती हैं। अगर आप में भी कुछ धीरे धीरे बदलाव लाना चाहते हैं अपने अंदर, तो आप भी बदल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहला कर फुसला कर ही काम किया जाए तभी आप पढ़ पाए, नहीं, सीरियस रहकर भी पढ़ाई की जा सकती है। चलो अच्छा, ये एक डेरिवेशन आया है, इसमें हम लोग बड़े प्यार से चीज़ें समझते हैं। 1 मिनट का मुझे टाइम दे दे ज़रा सा, कॉल उठा। आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा और टाइम ले सकता हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, मुझे जाना भी था, इसकी वजह से मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए आपके लिए। तो सुनिए ज़रा, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये डेरिवेशन ध्यान से पढ़ो, और मैंने जैसे पहले ही बता दिया था, इस डेरिवेशन में आपको एक बात याद रखनी, ये डेरिवेशन इस चैप्टर की बुनियाद है। अगर आपको ये डेरिवेशन तैयार है तो हर एक चीज़ आपके हाथ में है, आप हर एक चीज़ समझ जाएंगे। और कोई भी लय, एक कड़ी छोड़नी नहीं चाहिए। अगर इस क्लास की कोई भी एक कड़ी छोड़ दी आपने, अगले पे शिफ्ट हुए तो आएगा नहीं, ये मेरा पहले से ही वादा है। और ये चेतावनी भी आप एक समझ लीजिए, क्योंकि अच्छा पढ़ना है तो हर दिन पढ़ना होगा आपको। चलो इसको देखते हैं। और सबसे पहला काम क्या है, देखो पढ़ो इसमें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र मिला आपको, अपने अक्ष के परितः घूमती कुंडली मिली, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक या प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये हमें पता करना है। तो देखो जरा, यहाँ पर एक चित्र बनाता है, ये एक चित्र क्या बनेगा, इसमें एक चित्र बनता है, ये बहुत सरल भी है। ये लो, ये मैंने बनाने की कोशिश कर दी एक चित्र। आप देखकर समझ गए होंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र की लाइनें खींच रहे हैं हम, समझ गए होंगे, समझदार बच्चे हैं। ये है चुंबकीय क्षेत्र की लाइनें, बी वेक्टर में नाम दे देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें एक कुंडली रखनी है, तो जी बोलेंगे बिल्कुल रखनी है। तो ये मैंने रखी कुंडली। ये मैंने बना दी एक कुंडली। अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है।
और समझना क्या है, वो बिल्कुल आसान बात है। ये कुंडली रखी है, अब इसको हम अक्ष के परितः इसको रोटेशन के इसकी डायरेक्शन बना रहे हैं। मान लो ये ऐसे मूव कर रहा है इस डिग्री, ये ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम जाएगी वो, चाहे आप इधर को बना दो चाहे इधर को, जी अपनी तरफ से एक घुमा लो कि ऐसे डायरेक्शन पता चले ये घूम सकती है, ठीक है। इसका नाम दे सकते हैं आप PQRS, कुछ भी नाम दे दें, PQRS। और इसका जो क्षेत्रफल है उसका नाम मैं दे देता हूँ A। इस कुंडली का क्षेत्रफल कितना है A। अब यहाँ पर एक चीजें समझना है आपको, इसे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वन शॉट वीडियो। एक वीडियो लगभग आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे का, 2 घंटे या 2.5 घंटे का है, 2.5 घंटे के आसपास का है, 2.5 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। उसमें मैंने पूरे चैप्टर को रख दिया है पढ़ा करके, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। तो 2.5 घंटे क्लास वन शॉट की अटेंड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिंक दे सकता हूँ आपको, इसके डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। वहाँ पर आपको समझ आएगा कि जब भी एक कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो वहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। मेरी बात समझे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये बल रेखाएं नजर आ रही हैं, ये बल रेखाएं ऐसे जा रही, मान लो ऐसे जा रही हैं जा रही हैं। अब इस पर किसी चीज को ऐसे रोटेट करने लगो तो ये इसको बल रेखाओं को काटेंगी नहीं, काटेंगी नहीं भाई, ये घूमेगी तो इसको बल रेखाओं को काटेंगी, और काटेंगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है, सुनो जरा। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले, अब वहां पर काल्पनिक पृष्ठ था, ठीक है, तो उस पृष्ठ से होकर कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो बल रेखाओं जितनी गुजरे उनकी संख्या की माप ही कहलाती थी चुंबकीय फ्लक्स। भाई बात मेरे समझे फिर से, जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बल रेखाओं की संख्या की माप है, कहाँ पर, जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ काल्पनिक स्थित हो उससे गुजरने वाली बल रेखा है, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर एक शब्द समझो, चुंबकीय फ्लक्स बल रेखाओं की संख्या। अब अगर आपने कहा कि बल रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती, अब बल रेखाओं में परिवर्तन हो रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो होना ही है। तो ये बल रेखाएं अगर ये घूमेगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अभी यहाँ पर एक चित्र और थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। अगर मैंने आपसे कहा मेरे दोस्त मेहनत करनी चाहिए, तो फिर दोस्त बोलेगा यार क्यों मेहनत करूंगा। अच्छा कोई ऐसा भी होना है क्या इस दुनिया पे, पिताजी के पैसों पे राज करता हो, कृपया ऐसा ना करें। अपने पैसों पर पिताजी को राज कराएं, असली योद्धा बने। अब यहाँ पर इस कुंडली को जरा ध्यान से समझिएगा, इस फोन को मैं फिर से लेता हूँ और इसको दिखाता हूँ। अभी ये ऐसे रखिए तो आपको ये पूरी कुंडली नजर आ रही। जब मैं इसको घुमा करके ऐसे रखूंगा तो बताओ आपको क्या ये एक लाइन नजर आई कि नहीं आई, केवल ये एक लाइन नजर आई कि नहीं आई। अब अगर जब फिर घुमाओगे तो फिर पूरी प्रश्न नजर आएगा, फिर ऐसे घुमाओगे तो फिर पूरी एक लाइन। तो जब इसको हम घुमा कर ऐसे रखेंगे तो ये आपको एक लाइन नजर आ रही कि नहीं, तो ये घूमी हुई स्थिति मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक स्थिति बना रहा हूँ वो भी घूमने हुई, घूमती हुई। ये थोड़ी सी मैं ऐसे डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये लो, ऐसे मैंने बना दिए। समझदार है, समझ जाएंगे, परेशान ना होना, क्योंकि कहते हैं समझदारों के लिए इशारा काफी है। अब वैद ने तो नहीं बताया था कि मैं बिल्कुल अच्छा ही बनाता, आपको समझाना था, आप समझ गए, काफी है इतना। यहाँ पर समझिए जरा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये कोई एंगल बना रहा है तो जी बोलो बिल्कुल भाई, ये घूर्णन अक्ष ये हो गई, घूर्णन अक्ष। जब जब घूमेगी तो इसकी ये अगर मैं ऐसे ऐसे लाइन खींच दूं तो बताओ ये एंगल कितना बना रहा है, बोलो, कह दो थीटा घुमा रहा है कितना। अरे गलत, ऐसे ये कलर मैं चेंज कर दूं पहले, बस चित्र में ही थोड़ी सी दिक्कत अगर बन गया तो सब कुछ सही हो जाता है, चित्र ही गड़बड़ कर देता है। सुनिए जरा, ये एंगल कितना है, बोलना, इसके चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये थीटा एंगल जुड़ा है, कितना एंगल, थीटा एंगल। बस अब और कुछ भी नहीं सुनना है, अब सुनो जरा।
अगर मैं आपसे ये कहता हूँ ये कुंडली कितनी झुकी है, थीटा कोण पर झुकी है। अब अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये कुंडली घूमेगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा या नहीं? तो आपका आंसर आना चाहिए जी बिल्कुल होगा। अगर होगा तो क्या हम चुंबकीय फ्लक्स निकाल लें सबसे पहले? तो बिल्कुल सही बात है, हम पहले चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे कि पहले चुंबकीय फ्लक्स था कितना। हम लिखते हैं कुंडली से बद्ध, कुंडली से बद्ध, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। अब फॉर्मूला क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का? फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तोड़ते हैं तो क्या बनता है, बी ए कॉस थीटा। ये हमें समझ आ गई, बी ए कॉस थीटा। इसका नाम आप इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं। अभी एक बात और समझनी है आपको, ये यहां तक तो पता चल गया, चलो बढ़िया है, इतना हम जान गए, ठीक। लेकिन जैसे मैंने कहा जब ये घूर्णन घूर्णन करना शुरू करेगी, घूमना शुरू करेगी अपने अक्ष के परितः, तो क्या ये बताओ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन लाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल लाएगा। तो हम लिखते हैं अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कुंडली के घूमने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अच्छा एक बात मुझे और बताना, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है जो मैं पूछने वाला। क्या ऐसा पॉसिबल है कि समय ना गुजरे और किसी चीज में परिवर्तन हो जाए? असंभव, बिल्कुल, ये कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए सर, अगर दुनिया की कोई भी चीज बदल रही है या उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है तो 100% ये सत्य है कि उस चीज में टाइम लगा होगा। भाई अगर आपके पास आज 1 रुपए है, कल कहीं से 100 होते हैं, इसका मतलब टाइम गया है ना, टाइम निकला तभी हुए। ऐसा नहीं कि एक अपने आप 100 बन जाए, ये नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिए। तो जब भी आप समझेंगे फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो किसके सापेक्ष हुआ होगा? समय के, है ना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक के दोनों पक्षों में ये यहाँ पर, अच्छा एक लाइन और मैं ऐड कर दूं, एक लाइन और मैं ऐड कर दूं यहाँ पर, क्योंकि जब ये घूमेगी तो कोणीय गति करेगी ना, तो कोणीय गति निकाल लेते हैं थोड़ी सी, थोड़ा सा। बाकी जो मैंने बताया उसको याद रखिए अभी, ठीक। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं फाइव बी, तो आप बोलेंगे बी ए कॉस थीटा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अभी इसको मत मार। ये बताओ थीटा क्या होता है? थीटा एंगल था। और यहाँ के हिसाब से थीटा को थोड़ी देर के लिए, जब समझो जरा, अगर कोई चीज़ है ये ऐसे समझो, मैं बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ, ये लाइन है, कोई चीज़ ऐसे थी, ऐसे रखी थी, इसी चीज़ को आप घुमा करके ऐसे रख दो, तो बताओ कितनी कोड़ी डिस्टेंस तय की? थीटा, है ना, थीटा तय की भाई, ऐसे से ऐसा हुआ तो थीटा कोड़ी डिस्टेंस तय की। जो कोड़ी दूरी हुई कितनी हुई? थीटा। तो ये दूरी बनी कि नहीं? कोण वाले के हिसाब से ये दूरी बनी कि नहीं बनी? जब घूमने वाले के हिसाब से कोण ही क्या बन जाता है? दूरी। तो ये अगर मैं बात करता हूँ दूरी की, कोड़ी दूरी, जिसे कोड़ी विस्थापन कहते हैं, समझ गए? कोड़ी विस्थापन। तो कोड़ी विस्थापन के हिसाब से बताओ, बिल्कुल बेसिक सी बात, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ दूरी को यहाँ अगर मैं थीटा लिख दूं तो चाल क्या लिखूंगी? जब कोण के हिसाब से चलते हैं तो कोणीय वेग लिखा जाता है, और टाइम को टी। मान लो टी समय में, टी समय में, टी समय में थीटा कोणीय विस्थापन तय किया, तो उसकी जो चाल होगी वो कोणीय वेग हो गया, और टाइम टी है और दूरी कितना? थीटा। तो थीटा बराबर ओमेगा टी बनेगा। यहाँ पर वैल्यू रख लो जरा। मैं आपसे क्या कहता हूँ, थीटा बराबर ये जो वैल्यू है रख दो यहाँ पर, थीटा बराबर ओमेगा टी। ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो कॉस ओमेगा टी बन के तैयार है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये लो मैंने मान लिया। ये बातें याद रखना बड़ी ज़रूरत की है, क्योंकि ये पता नहीं चलता बच्चों को कि थीटा के बाद ओमेगा टी आया कहाँ से। भाई साहब ये प्रलय है, लोग तो रटा देते हैं कि चलो थीटा ओमेगा टी आ गया, थीटा ओमेगा टी। अरे भाई साहब आया कैसे? बच्चों को कोई तो चीज़ ऐसे बताओ जिससे पता चल सके हाँ वास्तव में ऐसा है। तो ये ऐसे आ जाता है। सुनेंगे आगे ज़रा। इसके बाद हम लोग ये समझेंगे इक्वेशन फर्स्ट बनी। अब हम लिखते हैं कि
चुंबकीय फ्लक्स में लिखते हैं टी समय, तो सीधे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में कुंडली के घूमने पर, कुंडली के घूमने पर, घूमने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और मैंने आपको अभी अभी बताया है कि बोलो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग होगा, तो बोलो एक बार फिर से, समय के अकॉर्डिंग। और समय के अकॉर्डिंग अगर हो रहा है तो हम यहीं पर टाइम आ गया तो यहीं इसी को ध्यान में रखेंगे, क्या लिखेंगे, परिवर्तन पाई बी। और इसके लिए क्या लिखेंगे, परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए। अब समझो सर, यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण एक, समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने। अब देखिए सर, यहाँ से क्या बनेगा अपने पास, देखो ये d अपॉन डी का मतलब होता है अवकलन। एक बार फिर से सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, d अपॉन डी का मतलब होता है अवकलन, ठीक है। अब जैसे t के सापेक्ष कह रहा तो यहाँ पर t लगा देना, x के सापेक्ष कहता है यहाँ पर x लगा देना, y के सापेक्ष कहता है y लगा देना। मैथमेटिक्स वाले बहुत आसानी समझते होंगे, ये मैंने बताई है बायोलॉजी वालों के हिसाब से, क्योंकि वो भी पढ़ने में होशियार होते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे उन्हें कन्फ्यूजन बनने लगती है। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। अवकलन के लिए डी कर देते, कुछ डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में कहे, जिसके सापेक्ष कहे उसको नीचे लगा देते। अब समीकरण एक का करना है तो ये ऊपर है फाइव बी, तो इधर लिखना है आपको फाइव बी। इधर वाला हो गया डी अपॉन डी टी, इधर भी लिखना है आपको डी अपॉन डी टी। और आगे क्या है, बी ए कॉस ओमेगा टी, ये बन गया। अब सुनिए ज़रा, यहाँ से चीज़ें अच्छी बनती, ये तो डी फाइव बी अपॉन डी टी ही बना रहेगा, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से बी ए बाहर, देखो ज़रा ध्यान से समझो, अवकलन किसके सापेक्ष करना है, टी के, तो इसके आगे जो चीज़ होगी वो टी वाली ही होगी। जैसे कॉस ओमेगा टी, कॉस के साथ टी मिला है आगे, इसमें नहीं है बी ए में, तो बी ए को कर लेंगे बाहर और आगे लिखेंगे डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर सुनना सरा, डी फाइव बी अपॉन डी टी ये अपनी जगह पे है, ये बी ए अपनी जगह पे है। अब इसका अवकलन करना है। बच्चों ध्यान से मेरी बात को एक बार सुन लो और समझ लो और याद कर लो। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस एक्स डी एक्स का अवकलन, अवकलन अवकलन डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, इसका अवकलन आप कहना माइनस का साइन एक्स, क्या होगा, माइनस का साइन एक्स। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अगर कॉस एक्स का अवकलन पूछे तो माइनस साइन एक्स का, और अगर कॉस टी का पूछे तो साइन टी माइनस का, कॉस यू का पूछे तो माइनस का साइन यू, ऐसे करके हम समझ सकते हैं, ठीक है। जिसके फलन जैसे यू के सापेक्ष पूछ रहा है तो कॉस यू का माइनस साइन यू, इस तरह से हो जाता है। तो बताओ जरा, जैसे ये टी के सापेक्ष पढ़ रहा है, कॉस टी का क्या होगा, माइनस का साइन टी, टी की जगह में ये जितना है ना पूरा लिख दो पहले, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। फिर से एक बार, साइन ये पूरा का पूरा टी आप इमेजिन कर लो जरा, कॉस टी है, कॉस टी का माइनस का साइन टी बन गया। लेकिन एक बात और, क्या मुझे सच में बताओ, ये टी लिखा है या ओमेगा टी लिखा है? आप कहेंगे बिल्कुल ओमेगा टी लिखा है। तो जो भी, अगर यहाँ देखो, यहाँ केवल एक्स है, यहाँ केवल एक्स आया, लेकिन अगर इसकी जगह में कुछ भी और आ जाता है, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, जैसे लिखा हो जाए कॉस एन एक्स, अब इसका करना है तो माइनस का साइन एन एक्स पहले पूरा लिख देना है आपको, पहले पूरा एन एक्स लिख देना, फिर इनटू में इसका करना है, इसका, तो एन में तो एक्स है नहीं तो एन को बाहर कर लेंगे, और एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन डी अपॉन डी एक्स, और एक्स का पूछे तो आंसर होता है एक। ये भी एक फॉर्मूला है, लिंक कर लीजिए, दोनों जोड़ लीजिए। तो देखो कॉस टी का पहले साइन टी हो गया माइनस का, फिर एन एक्स में एन तो बाहर आएगा क्योंकि एक्स के सापेक्ष करना है तो एन से कोई मतलब नहीं, और एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, एक। ऐसे करते हैं। तो वैसे बताओ, ये ओमेगा पहले ही लिख लेंगे,
और करना टी का था टी के सापेक्ष, तो टी का टी के सापेक्ष एक। समझे? दो फॉर्मूले आपको नोट करने हैं। कौन से? डी एक्स अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स का एक होता है, और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब ये अगर इसको सही से बनाएंगे आप, तो ये डी फाई बी बटे डी टी का जो मान आया, माइनस का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखो ये बी, ये ए, ये ओमेगा, और ये साइन ओमेगा टी, और ये जो माइनस चिन्ह है आगे, एक से कोई लेना देना नहीं। आगे देखते हैं जरा, सुनिए जरा। अभी हम फैराडे का नियम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है वहां फैराडे का नियम अपने आप कूद पड़ता है, फैराडे के प्रथम नियम से। अगर मैं आपसे बात करता हूँ फैराडे के प्रथम नियम से, तो फैराडे कहते हैं ई का जो मान होगा वो माइनस का एन डी फाई बी अपॉन डी टी के बराबर होगा। डेल भी लिख सकते हो, त्रिभुज बना सकते हो, या डी बना सकते हो। यहाँ पर ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर डी फाई भी मिल रहा था, है ना। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लीजिए, ई बराबर माइनस का एन लिखा मैंने, और डी फाई बी अपॉन डी टी लिखा। किसी को कोई एतराज़ है तो मुझे बताइए। देखिए ये एन है और ये डी फाई बी अपॉन डी टी, तो लिख तो दिया, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से वैल्यू रखने में आपको आसानी लगेगी, क्योंकि मैं उन बच्चों के हिसाब से भी पढ़ाता हूँ जो बेचारे बहुत ही कम जानते हो, ताकि वो भी पूरा सीख जाए। डी फाई बी अपॉन डी टी की जगह में ये पूरा रखो, माइनस का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ से जो ई बनेगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एन ए बी, फिर ओमेगा लिख लो, फिर साइन ओमेगा टी लिख दो। ये बन के तैयार, इतना। ठीक है। अब जो मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर से पढ़ा, जहाँ से पढ़ाना शुरू किया था, बेवजह मैंने जो ग्राफ सिखाया था वो बेवजह नहीं था, वो एक वजह थी यहाँ पर लागू होने के लिए। यहाँ पर उसको भी अगर आपने मिस कर दिया हो, स्किप कर दिया हो, तो वापस से जाओ और उसे देखो ध्यान से, और बताओ मुझे। मैं चाहता हूं कि ई का मान अधिकतम ले लूं, ई के अधिकतम मान के लिए। अगर आप ई का अधिकतम मान लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान लेना होगा। मतलब साइन ओमेगा टी मतलब थीटा, थीटा को ही ओमेगा टी लिखा है ना, जब ओमेगा टी की बात करें तो दिमाग में थीटा आना चाहिए। तो साइन थीटा का अधिकतम मान, तो बोलो साइन 90 में सबसे ज्यादा होता था, और साइन 90 में अधिकतम मान होता कितना था? साइन का एक होता था। तो क्या आप लिख सकते हो यहाँ पर कि इसके लिए आप कहेंगे कि साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू होगी वो ठीक एक होगी। आ गई बात समझ? यहाँ के बाद आगे देखिए जरा। अब सुनो, यहाँ से हम क्या लिखते हैं? ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। अतः ई बराबर, इसको हम समीकरण कोई दे देते हैं ताकि आसान हो जाए। एक समीकरण और ये दो, अतः समीकरण दो से चलिए बोलिए जरा, ई बराबर क्या बनेगा? एन ए बी और ओमेगा, और मिला साइन ओमेगा टी। इसकी जगह में कितना रखना है? एक, क्योंकि अधिकतम की बात हो रही है। तो यहाँ पर ई बराबर आ जाएगा एन ए बी ओमेगा। ये बन के तैयार। अब यहाँ पर समझिए जरा, जो बातें ये आई है ना, ये किसके लिए? बोलो अधिकतम के लिए। और मैंने सिखाया था प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को आई नॉट से डिनोट करते हैं। तो बताओ, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और इसके अधिकतम मान को ई नॉट से डिनोट कर देंगे। नॉट लगा दो तो अधिकतम हो जाता है। अब ये जो वैल्यू आई है, इसको बड़े प्यार से उठा करके समीकरण 2 में रख दो। लिखेंगे ई का मान, ई नॉट का मान समीकरण 2 में रखने पर चलो रखते हैं और देखते हैं क्या बन के आएगा। तो बताओ ये ई बराबर क्या बनेगा? ई बराबर एन ए बी ओमेगा। ये वैल्यू जो है ना, ये एन ए बी ओमेगा किसके बराबर है? बताओ, ई नॉट के। तो इसकी जगह में आ गया ई नॉट
और ये क्या है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा। ये बन के तैयार हो गया अपने पास एक फॉर्मूला, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह आप लिख सकते हो इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, फिर प्रत्यावर्ती धारा, जो आई आएगा यहाँ से, और ये वी वाला है, जो वी आएगा वो आएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो आई आएगा वो आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये देखो, ये वो समीकरण है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे, ये ऐसे मिलेंगे आपको। और ये यहाँ पर देखो दिख गया कि नहीं, कि जो V होता है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसमें साइन का फलन चलता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज में भी साइन का फलन चलता है, तभी वो ऐसे ऐसे वाली लाइन बनाई गई थी। तो उम्मीद है कि ये डेरिवेशन जो मैंने आपको बताया, स्क्रीन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये बड़े प्यार से आपको बड़े अच्छे ढंग से मैंने समझाया और आपके समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को आप एक बार दोबारा रिकैप कर लेंगे, फॉर्मूले 2 में आपको लगाने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इस तरह से पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ से आपको आज समझ आ गई होंगी। पर अब यहाँ के बाद जो अगली क्लास आएगी, देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इन्हीं का पूरा खेल होना है। अगर इनमें से कोई चीज़ भूल गए या ये डेरिवेशन भूल गए तो यकीन जानो कि आप इस चैप्टर में किसी लायक नहीं है। और अगर आपको लायक नालायक से लायक में आना है तो इस चैप्टर के इस क्लास को अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। आप सभी को अपना ख्याल रखिए।